वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेंस। तो एक और नाम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, इनके ऊपर वीडियो लाने की रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा ही हो रही थी और वो नाम है अलीजान मुरातो, जिनके बारे में कहा जाता है कि पाउंड फॉर पाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट लेफ्ट आर्म रेसलर हैं। कुछ लोग इनको जॉन ब्रेजिंग ऑफ लेफ्ट हैंड भी कहने लगे हैं, क्योंकि इनका डोमिनेशन ही इस तरीके का इस गेम के अंदर, क्योंकि इतना कम बॉडी वेट रहने के बावजूद भी बहुत सालों से अपने से हेवी आर्म रेसलर्स को हराने में सक्सेसफुल रह रहे हैं। और ख़ासकर इनका हुक इतना ज़्यादा ही एक्सप्लोजिव है कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग, इनके एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स और इन जिस तरह से ये अपोनेंट्स को पिन कर रहे हैं वो देखकर अलग लेवल पर जा चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन है ये अलीजान मुरातो, कहाँ से आए और कैसे इनकी आर्म रेसलिंग की जर्नी प्रोग्रेस की और क्या है इनका सीक्रेट कि ये लेफ्ट आर्म में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके राइट हैंड के पीछे भी क्या रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इनके लेफ्ट हैंड के ऊपर। सब कुछ डिस्क्लोज करेंगे हम इस वीडियो में। सिर्फ 26 साल के अलीजान, जिनकी हाइट ऑलमोस्ट है 5 फीट 10 इंच, जो वेट करते हैं ऑलमोस्ट 100 से 105 केजी के अंदर। ये पैदा हुआ था ईस्ट कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के अंदर एक लेक है जिसको कहते हैं लेक ज़ैसान। उसी के पास एक गांव है जिस गांव में इनका बचपन गुजरा है। काफ़ी कम एज से ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, जैसे कि आर्म रेसलिंग और रेसलिंग, लेकिन बाद में इनका रुझान ज़्यादातर हो गया आर्म रेसलिंग की तरफ और ये आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग सीरियसली करने लगते हैं। तो अगर हम देखेंगे इनकी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कहाँ हुई, 2008 से ये सीरियसली आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस टाइम ये क्लास 5 में थे। तो अगर उस टाइम से काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो चुका है इनको आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग करते हुए। तो अगर आपको लगता है बाहर के एथलीट क्यों ज़्यादा एडवांस है, तो यही रीज़न है। सिर्फ क्लास 5 में सीरियस आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग, यहाँ जबकि 11-12 के स्टूडेंट्स को आप पूछेगा तो उनको खुद का गोल पता नहीं है। और स्पोर्ट तो दूर की बात है, अगर स्पोर्ट खेलने लगते हैं तो घर वाले इनको मना कर देंगे। जिम तो बिल्कुल ही सज़ा के तौर पे देखी जाती है घर वालों की तरफ से, अगर कोई जिम जाने लगा तो अलीजान बताते हैं कि जब ये 2008 में आर्म रेसलिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम इनके साथ इनके जिम में 25 से 30 लोग ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन जो चीज़ इनको सेपरेट कर देती है किसी भी और स्पोर्ट्स की तरह वो है कंसिस्टेंसी। ये बताते हैं कि अगले 5 से 6 साल तक बिल्कुल लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं, जबकि बाकी जो 25-30 लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं और इनको इसका रिज़ल्ट भी मिला। ये 5 से 6 साल ट्रेनिंग करने के बाद नेशनल चैम्पियनशिप जीत जाते हैं कजाकिस्तान के लिए, जिसके चलते ये क्वालिफाई कर जाते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए भी, जो WF कंडक्ट करवा रहा था। और WF में जाने के बाद ये जीत जाते हैं और सिर्फ एक बार ही नहीं, 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं लेफ्ट हैंड के अंदर। लेकिन एक और काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर क्वेश्चन, जो लोग ये सोचते हैं कि इनका राइट हैंड उस तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है जिस तरह से इनका लेफ्ट हैंड है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि अलीजान से जब पूछा जाता है कि वो बचपन में कौन से हाथ का ज़्यादा यूज़ करते तो वो राइट ही हुआ करते थे। और वो ये भी बताते हैं कि पहले उनका राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उन्होंने एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी जो आजकल यंगस्टर्स भी कर रहे हैं स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व रहते हैं। इनका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हो रहा था आर्म रेसलिंग का और ये बिना वार्म अप के उसमें जाकर कम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सफ़र करते हैं एक ऐसी इंजरी से जिसका असर इन्हें आज भी फील होता रहता है। इनका पूरा एल्बो डिसलोकेट हो जाता है और यहाँ तक कि वहाँ के कुछ लिगामेंट्स भी रप्चर कर जाते हैं। और अलीजान लगभग 2010 में इस इंजरी को फेस करने के बाद अभी भी पूरी तरह से उससे रिकवर नहीं कर पाए। हालांकि ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा पेन फील करते हैं, जिसके चलते उस तरह से इसकी एडवांसमेंट नहीं हो पाई जिस तरह से इनका लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। हालांकि इतना होने के बावजूद भी ये राइट हैंड में कम्पीट कर चुके हैं। ये सीनियर 80 केजी कैटेगरी में इनका बेस्ट रैंकिंग रहा है 2nd। तो ये अपने राइट हैंड से भी आर्म रेसलिंग कई बार कर चुके हैं। लेकिन जो इनको सबसे ज़्यादा अलग और डोमिनेंट बनाती है वो चीज़ है इनकी लेफ्ट हैंड में डोमिनेशन। जिस तरह का ये हुक में एक्सप्लोजिव पावर दिखाते हैं वो बिल्कुल रेयर है और ये एक बिल्कुल यूनिक आर्म रेसलर बना देती है अलीजान को। इन्होंने ऐसा डोमिनेशन शो किया था एक मैच में जो हुआ था 21 अक्टूबर 2022 में, जब ये कम्पीट कर रहे थे 110 केजी प्लस कैटेगरी में, जबकि इनका खुद का बॉडी वेट उस टाइम 95 केजी था। और अपने से काफ़ी ज़्यादा हेवी ओपोनेंट्स को हराने के बाद ये जाइंट स्लेयर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ये चीज़ बिल्कुल नोटिस की गई बड़े लेवल पर भी और इनको एंगिन टर्जी इनवाइट करते हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट 6 में कम्पीट करने के लिए। जहाँ इनका मैच हुआ था ओलेग पेट्रेंको के अगेंस्ट, जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन दिखाते हैं और 3-0 से क्लियर ये मैच जीत जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे इनका वेट 95 केजी था और ओलेग का वेट था 104 केजी, तो ऑलमोस्ट 10 केजी का वेट गैप था इन दोनों के बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का डोमिनेशन 10 किलो भारी ओपोनेंट के अगेंस्ट काफ़ी सरप्राइजिंग था। और इस मैच को जीतने के बाद ये क्राउन कर दिए जाते हैं इस वेट कैटेगरी के चैंपियन और इनको अवार्ड देने के लिए स्टेज पर एक और लेफ्ट के काफ़ी बड़े लेजेंड आते हैं, ट्रेविस बेजेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही एक देखने लायक सीन था फैंस के लिए। और इसके बाद आता है अलीजान का डोमिनेशन। इसको डोमिनेशन नहीं डर कह सकते हैं, क्योंकि इनकी वेट कैटेगरी के अंदर कोई भी इनके साथ कम्पीट करना ही नहीं चाहता है। एंगिन टर्जी ये चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि 95 से 105 केजी की कैटेगरी के अंदर कोई इनसे आर्म रेसलिंग करना ही नहीं चाहता है, तो इनके पास कोई ओपोनेंट बचता ही नहीं है।
तो मजबूरी में एंगिन इनके लिए एक नया अपोनेंट लेकर आते हैं जिसका वेट था 160 केजी और उस टाइम अलीजान 100 केजी के आसपास वे किया करते थे। और अलीजान के पास कोई चॉइस नहीं रहती है सिवाय उस 160 केजी के आर्म रेसलर के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए, या फिर उनको वेट करना पड़ता काफ़ी लंबे टाइम तक बिना किसी अपोनेंट के। और इस मैच में ये कोडी मेरिट को काफ़ी बुरी तरह से हरा देते हैं और फिर से इनका खौफ जो था वो सही साबित हो जाता है कि किस वजह से लोग इनके साथ आर्म रेसलिंग पुल नहीं करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड में। और इस मैच को ख़त्म होने के बाद ये कॉल आउट करते हैं डेवॉन लैरेट को। डेवॉन, वेयर आर यू? डेवॉन। और ये बताते हैं कि डेवॉन लैरेट इनके मैसेजेस का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जो उन्हें मैच के लिए ऑफ़र कर रहे थे। तो डेवॉन लैरेट भी शायद इनको अवॉइड कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम तक। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 की, तो इस साल भी इनका डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा ही अलग लेवल पर था। इन्होंने साल की शुरुआत की एक ओपेरा सिंगर को हराकर। अलीजान बकलाजान, अलीजान बकलाजान। हम बात कर रहे हैं इवजेनी प्रूडनिक के बारे में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ही ट्रैश टॉक किया था मैच से पहले और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोरी भी सुनाई थी अलीजान को, जिसमें ये अलीजान इज़ अ लूज़र ऐसे ऐसे चीज़ कह रहे थे मैच से पहले। अलीजान I'm loser। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ तब इनका बिल्कुल होश उड़ गया और रेफरी भी ऐसा रिएक्शन देते हैं कि उनको लगा कि कोई लेवल मैच ही नहीं कर रहे हैं इन दोनों का और इस मैच का कोई सेंस बनता ही नहीं है। क्योंकि अलीजान इतनी ज़्यादा डोमिनेशन के साथ हुक में इनको पिन कर देते हैं कि ये भी एक लेजेंडरी मैच बन के रह गया अलीजान के लिए। Alexander to Prudnik was frightening. Prudnik's good. Prudnik's very, very good. And Alexander was like. इसके अलावा इनका एक और भी मैच हुआ था हाल ही के दिनों में हमारे पास्ता लवर अर्मिस गैस्पेरिन के अगेंस्ट। हालांकि मैच के पहले अर्मिस इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे ये मैच वो जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है और जो रिजल्ट देखने को मिलता है और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन दिखाते हैं और इजी विन होता है अलीजान के लिए। और इसको आप सिर्फ मैच नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से ये मर्डर कर देते हैं अर्मिस का इस मैच के दौरान। हालांकि मैच से पहले तक तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अर्मिस और उनके फैंस भी, लेकिन मैच के कुछ राउंड्स को देखने के बाद ही इनके फैंस और यहाँ तक कि और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स कहने लगे कि अर्मिस तो राइट हैंडेड है और अलीजान लेफ्ट हैंडेड। लेकिन ये लोग मैच से पहले ये बात नहीं कह रहे थे और मैच ख़त्म होने के बाद अर्मिस को शायद इतना गहरा इस चीज़ का सदमा लगा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अब लेफ्ट हैंड में काफ़ी लंबे टाइम तक कम्पीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि लेवल कुछ अलग ही पहुंच चुका है अलीजान के आने के बाद। After this match, I will never compete with the left. Maybe 2 years, 2-3 years. But really, the level is too high. और इस मैच के दौरान भी एक सबसे ज़्यादा बेस्ट मूवमेंट और जो मेमोरेबल मूवमेंट भी आप कह सकते हैं वो हुआ था जब अलीजान अर्मिस को होल्ड करके ये कहते हैं कि दिस इज योर बैड मूवमेंट। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का पावर इनके अंदर है कि अर्मिस के साथ एक तरीके से खेल रहे थे ये मैच के दौरान। Every good moment show my bicep. Yeah. After bad moment. Bad moment, even good. हालांकि लोग इस बात को कहते हैं कि अर्मिस लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन वो एक चीज़ और भूल जाते हैं कि अलीजान उस टाइम 104 केजी वे कर रहे थे जबकि अर्मिस 132 केजी वे कर रहे थे। तो इस वेट डिफरेंस को भी याद रखना चाहिए सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात बोलने से पहले। हालांकि अभी आप लेटेस्ट ईस्ट वर्सेस वेस्ट की रैंकिंग देखेंगे तो इस पर आपको लेफ्ट कैटेगरी में नंबर 1 पर आर्टियो मोरोजोव देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद विटाली लैलेटिन और एलेक्स कर्डेशा, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे अलीजान मोरोजोव। लेकिन अगर नंबर 1 पर जो अभी आर्टियो मोरोजोव हैं, इनके कुछ पुराने मैचेस आप देख लेंगे अलीजान के साथ, तो अलीजान उनको भी काफ़ी डोमिनेटिंग तरह से हरा चुके हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनके कुछ मैच नहीं हुए हैं और इनके अगर सही मायने में कोई अपोनेंट अगर बचते हैं इस कैटेगरी में तो वो विटाली ही हैं। लेकिन विटाली इनसे काफ़ी ज़्यादा ही वे करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही एक इंटरेस्टिंग मैच होगा इन दोनों का देखना। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक इंटरेस्टिंग खबर आ चुकी है आर्म रेसलिंग वर्ल्ड से। इनका एक मैच फिक्स हो चुका है ईस्ट वर्सेस वेस्ट में। 2 नवंबर को ईस्ट वर्सेस वेस्ट 15 में ये मैच होने वाला है। इवान मैतुशेंको भी लेफ्ट हैंड के काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये दोनों हुक प्लेयर हैं और दोनों अपने अपने क्राफ्ट के मास्टर बोले जाते हैं। दोनों सबसे ज़्यादा ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हुक प्लेयर्स हैं। तो ये बैटल ऑफ द हुक्स देखने को मिलने वाला है हमें काफ़ी ही जल्दी। इस मैच के लिए जो हाइप बन चुकी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल एक टक्कर का मैच देखने को मिलने वाला है। ये एक टाइटल मैच है हेवीवेट कैटेगरी की, तो अगर ये मैच जीत जाते हैं तो ये 115 केजी के भी वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे ईस्ट वर्सेस वेस्ट में।
इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इनकी डाइट और ट्रेनिंग के बारे में, तो इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। ये ज़्यादातर डिपेंड करते हैं बाइसेप कर्ल्स जैसे एक्सरसाइज में, और ये काफ़ी इंप्रेसिव नंबर हिट कर चुके हैं बाइसेप कर्ल लिफ्ट में। यहाँ तक कि इनकी प्रेस का भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है जिसमें ये लगभग 210 या 215 केजी प्रेस करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस सब के अलावा ये काफ़ी यूनिक एक्सरसाइज बताते हैं जो कि ये कहते हैं आर्म रेसलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है, लेकिन शायद ही कोई आर्म रेसलर इसको करते हुए आपको देखने को मिलता होगा। ये बताते हैं कि रोप क्लाइंबिंग इनकी एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है और वो आर्म रेसलिंग के लिए इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई है अब तक। रोप क्लाइंबिंग करना आप स्टार्ट कर दीजिए, दूसरे घर में नहीं लगे। और अगर इनकी डाइट की बात करें तो इंस्टाग्राम पे ये सिर्फ 2 ही चीज़ पोस्ट करते हैं, या तो फिर वो आर्म रेसलिंग का होता है या तो फिर ये जंगल में जाकर कहीं खाना वाना बनाते हैं। तो ये इनको नेचर का भी काफ़ी ज़्यादा शौक नज़र आता है इनकी पोस्ट से। तो और ये अपनी एक सीक्रेट डाइट भी बता चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम आपको बताएं, ये बताते हैं कि ये 120 लीटर बकरी का दूध फर्मेंटेड, जिसे कजाकिस्तान रीजन में कॉमिस कहा जाता है, इसका काफ़ी ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। 120 लीटर एक सीज़न में दूध का फ़ायदा लगता है कुछ ज़्यादा ही है आर्म रेसलिंग के अंदर, क्योंकि जैसा कि अलीजान खुद बता चुके हैं कि वो 120 लीटर पी चुके हैं, और हमारे अब्बास राना भी ये कहते हैं कि वो 5 से 6 लीटर दूध हर रोज़ पी लेते हैं। तो वे प्रोटीन आप बाद में पीजिएगा, पहले आप बकरी का दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थी इन डेप्थ वीडियो सबसे डोमिनेंट लेफ्ट आर्म पुलर अभी करंट टाइम्स में अलीजान मुराज़ोव के ऊपर। और इवान मतशेंको के अगेंस्ट मैच में आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और किसी आर्म रेसलर या फिर बॉडी बिल्डर या फिर और किसी फिटनेस आइकॉन के बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में उसका भी नाम ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।